आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। 8 तारीख करीब है और सभी के दिलों में हलचल है कि क्या होने वाला है, किसकी सरकार आने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ ऐसी नॉमिनेटेड सीट्स हैं जिसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय भारती जी हैं, जो कि फॉर्मल एमएलसी हैं और स्पोक्स पर्सन बीजेपी हैं। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार रोहित जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप इस चीज पर मुझे अवसर दे रहे हैं बात करने। अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता बहुत ही नर्वस है, कंफ्यूज है कि क्या होने वाला है, टेंस है इस इलेक्शन रिजल्ट को लेके। लेकिन उससे ज्यादा जो नॉमिनेटेड सीट्स हैं, कंफ्यूजन है कि ये 3 है, 4 है, 5 है, कितनी और कैसी ये मतलब कितनी सीट्स हैं, किस किस कम्युनिटी को बिलोंग करती है। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को, सारे वोटर्स को धन्यवाद भी दूंगा और ये भी सजेस्ट करूंगा कि कोई चिंता की कोई बात नहीं है। आप 8 तारीख को जो आपने ईवीएम में जो रिकॉर्ड किया है वही आएगा और आपकी अपने दिल की करीब जो सरकार होगी, आपके काम करने वाली सरकार होगी, निश्चित रूप से वो सरकार आएगी। इसलिए आप उस मामले में कोई चिंता ना करें। जहां तक ये जो नॉमिनेटेड सीट्स हैं रोहित जी, इसमें मैं आपको और अपने दर्शकों को बता दूं, पहले जम्मू कश्मीर में एक प्रावधान हुआ करता था जब ये स्टेट थी कि यहाँ पर 2 सीटें महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए वुमेन सीट्स रखी जाए कि अगर गवर्नर को ये लगता है कि असेंबली में वुमेन रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो 2 सीटें नॉमिनेट कर सकता है। जब 2019 में इतना ऐतिहासिक फैसला लिया गया तो उस वक्त उनको कायम ही रखा गया। उसमें अब केवल इतना सा अंतर आया कि अब पहले गवर्नर साहब को वो नॉमिनेट करने थे, अब एलजी साहब को। इसलिए वो 2 सीटें जो हमारी माता बहनों के लिए, जो वुमेन सीट्स हैं, फीमेल्स के लिए है, वो है ही 2 नॉमिनेटेड सीट्स। वो कोई भी हो सकती है। सिर्फ एलजी को ये लगना चाहिए कि जो असेंबली में जो हाउस जो बना, जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसमें महिलाओं की संख्या ठीक है कि नहीं है, तो इसलिए वो 2 सीटें उनके। फिर दूसरी बात ये हो गई कि जब यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन आया था, उसने रिकमेंड किया था कि जो कश्मीर घाटी से आए हुए विस्थापित हैं और जो पीओजे के से, जो एरिया जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, जबरन कब्जा जिस पर किया गया है, वहां से आए हुए विस्थापितों के लिए भी 3 सीटें हैं। इसलिए 3 और प्लस 2 यानी 2 महिलाएं, 2 कश्मीर के विस्थापित हिंदू समाज से, जिसमें से 1 पुरुष 1 महिला, और 1 विस्थापित समाज जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से है। ऐसे कुल मिलाकर ये 5 सीटें बनती हैं। और ये जब ये रिजल्ट आएगा, जब असेंबली बनेगी, तो ये 5 के 5 मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स असेंबली में होंगे और ये भी अपना रोल वहां पर प्ले करेंगे। अजय जी, ये 8 तारीख के चुनाव आने से पहले इनका चिन्ह मतलब इन्हें चुना जाएगा कि उसके बाद? देखिए, ये एलजी साहब की प्रोग्रेटिव है, वो कब करेंगे। नॉर्मली इसमें कोई ऐसे समय की बाध्यता उन्होंने नहीं रखी है, लेकिन हम मानते हैं और एक आइडियल सिचुएशन ऐसी होगी कि जब सारे रिजल्ट्स आउट होंगे और नए जो इलेक्टेड एमएलएस जब ओथ ले लेंगे, उन्हीं के साथ मेरे हिसाब से ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी ओथ ले लेंगे। क्योंकि अगर आज मान लीजिए आप उनको नॉमिनेट करते हैं तो वो जाएंगे कहाँ, उनका कैसे ये बनेगा। इसलिए जो आइडियल सिचुएशन है, जो प्रॉपर तरीका होगा कि 8 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे और सारे जो विजेता होंगे, जो विक्टोरियस एमएलएस होंगे, एमएलए साहिबान होंगे, तो उनके साथ ही जब वो सर्टिफिकेट्स लेकर आ जाएंगे, तो उसी पीरियड के बीच में जब पहला सेशन कन्वीन होगा, उस वक्त तक नॉमिनेशन होगी और ये मेंबर्स भी इन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स के साथ अपने ओथ ले लेंगे, शपथ लेंगे और नॉर्मल वर्किंग अपना रिज्यूम करें। अजय जी, बहुत सारे सवाल हैं दर्शकों के मन में, जम्मू कश्मीर की जनता के मन में। एक और बात ये उनके मन में है कि क्या ये एलजी साहब ही ये 5 जो नॉमिनेटेड सीट्स हैं इनको चुनेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें?
देखिए रोहित जी, इसमें कुछ चीज़ें साफ होनी चाहिए। सबसे पहले कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, जब यहाँ से 370 और 35 ये समाप्त हो गया, तो उसमें जो सेक्शन 13 में क्लियरली लिखा है कि जो ये यूनियन टेरिटरी है, ये पुडुचेरी वाली पैटर्न की यूनियन टेरिटरी है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का 293A जो सेक्शन है, उसके तहत इसको बनाया गया। हमको याद रखना चाहिए कि 1962 में जब भारत का फ्रांस के साथ, क्योंकि तब तक बहुत से ये इलाके सारे फ्रांस के ही अधिकार में आते थे, 1962 में भारत सरकार का फ्रांस के साथ हम समझौता, और ये इलाके जिसमें पुडुचेरी और उसके आसपास के इलाके हैं वो भारत सरकार के ही अधीन आ गए। उस वक्त जो भारत सरकार में गृह मंत्री थे वो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने एक अमेंडमेंट लाई जिसको 293A वाला ये सेक्शन बोलते हैं। तो वो उसके तहत पुडुचेरी इन सारे को यूनियन टेरिटरीज बताई गई, जो यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, इस प्रकार से आ गया। तो जो 2019 का जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसमें हमको पुडुचेरी के तहत ही उसी पैटर्न का यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसलिए जो 293 का एक्ट है, 293A जो सेक्शन है, उसके तहत जो भारत सरकार है पुडुचेरी में, क्योंकि वहाँ पर भी 30 तो इलेक्टेड एमएलएज हैं और 3 भारत सरकार नॉमिनेट करती है, और वो भारत सरकार की प्रेरोगेटिव है, भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र है। ये 2018 में जो चेन्नई का हाई कोर्ट है उसमें भी ये केस चलाया गया था। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि भाई ये जो भारत सरकार है, ये लोकल सरकार के साथ कंसल्टेशन करके इन्होंने नॉमिनेशन नहीं की। तो हाई कोर्ट ने, जो चेन्नई वाला हाई कोर्ट था, उन्होंने जो ऑर्डर दिया, जो उन्होंने डिसीजन दिया, उसने कहा कि भारत सरकार की कोई बाध्यता नहीं है कि वो लोकल सरकार से पूछे। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब तक पुडुचेरी में एक डेवलपमेंट हुई थी कि जो सरकार बनी थी वहाँ पर, वो माइनॉरिटी में आ गए। उसके 5-6 मेंबर्स ने रिजाइन किया, और उसके बाद ये हुआ कि टोटल जो स्ट्रेंथ रह गई 33 से घटकर सिर्फ 26 रह गई। तो जो सरकार थी उनकी जो स्ट्रेंथ थी एमएलएज की, वो सिर्फ 12 रह गई, और जो अपोजिशन थी वो 14 की संख्या हो गई। यानी अपोजिशन सरकार बना सकते थे, सरकार जो तब तक थी वो गिर गई। तो वो जो सरकार थी, पुरानी सरकार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया जो 2018 में आया, कि उन्होंने कहा कि 1963 का जो एक्ट है, जो ये कानून है जिसके तहत ये पुडुचेरी के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स में कोई अंतर नहीं है। इसलिए 2 हिस्से हो जाते हैं। एक, वो भारत सरकार का प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार है कि वो किसको नॉमिनेट करेंगे, उनको मजबूरी नहीं है कि वो यहाँ पर किसके मशवरा करें किसी और के साथ। दूसरा, जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनका अधिकार, जो उनके जो राइट्स हैं, उनके जो पूरा ये है, वो इलेक्टेड मेंबर्स के बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की मोहर है। इसलिए यहाँ पर चूंकि एलजी साहब को अधिकार दिया गया है, इसलिए इसमें क्लियर है कि ये अधिकार एलजी साहब का है। एलजी साहब जिनको मर्जी है नॉमिनेट कर सकते हैं, उनकी इच्छा है कि अगर वो किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा है। लेकिन कानून उन्हीं का अधिकार, जब ये इनके नॉमिनेशन के पेपर्स इशू हो जाएंगे, नोटिस इशू हो जाएंगे, वो उस पर जो सील और हस्ताक्षर होंगे वो ऑनरेबल एलजी साहब के होंगे। चूंकि यूनियन टेरिटरी नॉर्मली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के होती है, क्योंकि ये भी कोर्ट का ही उसमें डिसीजन क्लियर है कि यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है। इसलिए एलजी साहब अगर होम मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन भी करते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका अधिकार है। और जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, ये उस अधिकार के तहत वो करेंगे। इसलिए एक कि वो उनके अधिकार क्षेत्र है, उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, पूछते हैं तो उसमें हर्ज नहीं। अजय जी, हम जानना चाहेंगे कि 5 नॉमिनेटेड सीट्स हैं, क्या इनके पास वो सब राइट्स हैं? क्या ये मिनिस्टर बन सकते हैं?
देखिए रोहित जी, मैंने जैसे आपको ये कहा कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट से भी लौट कर आया हुआ है और उन्होंने क्लियर कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्लियर है कि कोई जो 1963 का जो कानून बनाया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, जिसको स्वर्गीय शास्त्री जी ने लाया था, और जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे 1963 में, आप सबको ध्यान में ही है, तो तब से ही ये क्लियर है, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं, कोई अंतर नहीं रखा गया है। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड एमएलएज में कोई अंतर नहीं है। जहां तक मंत्री बनने की बात है, ये सिर्फ मंत्री नहीं बन सकते, ये मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। और यहीं पर क्यों, अगर आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुनकर आ सकते हैं, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। पहले भी जब यहाँ पर एमएलसीज होते थे, वो मंत्री भी बनते थे और अगर चाहते तो एमएलसी मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। ऐसी कोई कानूनन बाध्यता नहीं है, इनके पूरे अधिकार वैसे ही है जिस प्रकार से इलेक्टेड एमएलएस के है। अजय जी, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, देखिए जो ये सीट्स जो चुन के आएंगे, 5 एक्स्ट्रा है, 90 टोटल है, ये 95 हो गए। क्या जनता का ये सवाल है कि कितनी सीट्स चाहिए एक सरकार बनाने के लिए? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार बन पाएगी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन करने की बात नहीं है। 90 यहाँ पर हमारी जो एमएलएज हैं वो चुनकर आएंगे और 5 नॉमिनेटेड होंगे, यानी टोटल स्ट्रेंथ जो अब असेंबली की होगी वो 95 होगी। इसमें से मैं जो पीओजे के लिए रखी गई सीटें रिजर्व है उनको नहीं जोड़ रहा हूँ, जो 24 सीटें हैं। ये इस 95 का 50% मार्क, यानी वो 47.5 आता है, लेकिन 47.5% का निलय नहीं होता है। इसलिए जिसको भी सरकार बनानी है, जिस भी नेता के या जिस भी पार्टी के पास 48 मेंबर्स का सपोर्ट होगा, इंक्लूडिंग दीज 5, इन सब की जिसके पास भी 48 मेंबर्स का सपोर्ट होगा, वो यहाँ का सरकार का मुखिया होगा, वो मुख्यमंत्री होगा और उस पार्टी की सरकार बनेगी। सिंपल है कि जिस पार्टी ने की मेजॉरिटी मार्क 48 क्रॉस कर दिया, वो सरकार बनाएगी और उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि वो नॉमिनेटेड के साथ बनाकर है या उनके बगैर भी है। जो 48 मेंबर्स जिसको भी, जिस पार्टी के नेता को या जिस व्यक्ति को अपना नेता चुनकर एलजी के पास भेजेंगे, वो सरकार का मुखिया होगा, वो मुख्यमंत्री होगा, उनकी सरकार होगी। और जहाँ तक ये जो चुनाव के परिणाम की बात आपने जो पूछी है, जिसको कहा है, मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर, जिस भाव के साथ, जिस स्पिरिट के साथ चुनाव में हिस्सा लिया है, आप निश्चित रहिए ईवीएम में वही आपका मत बंद हुआ है। अब ये 87 वाला चुनाव या उससे पहले वाले चुनाव नहीं है। आपने जो मत दिया है, आपने जो वोट दिया है, वही ईवीएम में से निकल कर आएगा और आपकी चुनी हुई, आपकी अपनी पसंद की सरकार आएगी। और जिस प्रकार से हमने इलेक्शनिंग के दौरान, कैंपेन के दौरान लोगों का मूड देखा, लोगों का उत्साह देखा, हमें कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हम ज्योतिषी नहीं है, हम आकलन कहते हैं, हम उसको एस्टिमेशन देखते हैं, लोगों के भाव समझकर, लोगों की जो वोटिंग पैटर्न रहा है उसको देखकर मैं मिनिमम एक तो पक्का जो मेरे मन में, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, और बहुत ही गजब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी यानी जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार बनेगी, उनके उमंगों की सरकार बनेगी, उनके भविष्य को संवारने वाली सरकार बनेगी। इस पर कोई शक नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। और ये थे हमारे साथ अजय भारती जी। और हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि 8 तारीख को सुबह 8 बजे से टीआरएन पे आप लाइव देख सकते हैं रिजल्ट, और हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, पूरे दिन बात करेंगे और जरूर आप तक पूरी अपडेट पहुंचाएंगे, किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कौन सा नेता जीता हुआ है, कौन सी पार्टी के कितने वोट आए हैं। और हम ये चीज और बता दें आपको कि आप जरूर हमारे साथ बने रहिएगा और आप जरूर अपने राय हमें जरूर लिखिएगा कमेंट्स के द्वारा। और वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज।